आज का पॉडकास्ट हमारा एक पॉलिटिकल पॉडकास्ट है जो पूरा राजनीति के ऊपर बेस्ड है। बड़ी बातों को कम समय में कहने का यहाँ प्रयास किया गया है। काफ़ी टीम रिसर्च करने के बाद में आपको यहाँ से एक वैल्यूएबल जानकारी मिलने वाली है। तो आज के हमारे गेस्ट हैं प्रदेश महामंत्री अमित चौधरी जी, जो कि आज आपको बताएंगे राजनीति के बारे में। ये बात आपको पता है कि आप दिन ब दिन फेमस होते जा रहे हैं लोगों के बीच रहकर? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि आशीर्वाद बहुत बड़ा है। फतेहपुर सीकरी विधानसभा में 5 लाख मेरे जो परिवार के सदस्य हैं उनका आशीर्वाद, और आसपास के मुझे लगता है ब्रज क्षेत्र के 19 जिले, उन सब जिलों के बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में युवाओं का मुझे प्रेम, तो मुझे लगता है इतना बड़ा आशीर्वाद जो है वही पॉपुलैरिटी का कारण। तो आप कैसे इतना बड़ा भाईचारा कैसे समेटे हुए हैं? नहीं, भाईचारे के लिए तो बहुत नॉर्मल लाइफस्टाइल हम लोगों का है, नॉर्मल बिहेवियर है जो एक आम इंसान का एक आम परिवार में होता है। साधारण परिवारों के पले हुए लोग हैं हम। तो जब भी कोई भाई हम लोगों से मिलता है तो उसको लगता है कि मेरे परिवार का ही ये हिस्सा है, उसको लगता है कि मेरे भाई की तरह है, मेरे मित्र की तरह है, मेरे दोस्त की तरह। तो बहुत नॉर्मल बातें जो आम जिंदगी में होती हैं हम लोगों से वही कनेक्ट करते हैं। और ऐसा कुछ भी दिखावा, अनरियलिस्टिक, झूठ या कोई शो ऑफ हम लोगों की ज़िंदगी में, हमारे आचरण में भी नहीं है और हम लोगों को दिखाते भी नहीं। जैसे कि आपके नाम से पता चलता है कि आप जाट हैं जी। तो आप जाति भेदभाव नहीं करते? अगर आपके पास दलित समाज का कोई व्यक्ति आता है, वो अपनी बात रखता है, तो आप उसको ये कह के संबोधित नहीं करते कि आप दलित समाज से, हम आपकी मदद नहीं करेंगे? नहीं, क्योंकि मैंने 16 वर्ष की उम्र से संघ परिवार में काम किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करते हुए हमारे माता पिता के संस्कार भी ऐसे थे कि हमारे लिए ज़िंदगी में सबसे पहले कोई भी व्यक्ति आता है वो मनुष्य है। तो मानव और नारायण सेवा और मनुष्यों का सम्मान, हर इंसान का सम्मान बराबर हो, एक समरसता का भाव हो, इक्वालिटी का भाव हो, ऐसा विचार मन में बचपन से ही है। और जातिगत बात तो जब भी मुझे लगता है किसी व्यक्ति पे कोई समस्या आती है तो सबसे पहले उसकी मदद करने वाला व्यक्ति, किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ पर कोई किसी की जाति पूछ के उसको नहीं उठाता। तो जो मनुष्य सबसे पहले मानव है वो उसको उठाएगा। तो जातिगत बात ना हमने आज तक करी, न जिंदगी में करेंगे। हमारे लिए सबसे पहले मानवता है, इंसानियत है, संस्कार है। आप अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, उस क्षेत्र के जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं फतेहपुर सीकरी विधानसभा के सभी सम्मानित आदर योग्य क्षेत्रवासियों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, अपनी माताओं को, बहनों को और अपने भाइयों को, सभी मित्रों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों के बीच में नेता तो बहुत सारे हैं जो आते हैं, आशीर्वाद भी लेते हैं, आपके सुख दुख में भी आते हैं या आपसे बड़े बड़े वादे करके जाते हैं। आप सब लोग क्षेत्र में सभी बुद्धिमान और सम्मानित लोग हैं और आप लोग मजबूत इच्छा शक्ति और मजबूत समझदारी के साथ क्षेत्र में रह रहे हैं। तो आप लोग इस बार ऐसे व्यक्ति को चुनिएगा, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, जो व्यक्ति आपको लगता हो क्षेत्र में विकास करा सकता हो, शिक्षा में एक बड़ा बदलाव ला सकता हो, चिकित्सा में बड़ा बदलाव ला सकता हो, आपके इलाज के लिए वहाँ पर बड़े अस्पताल बनवा सकता हो, या आपके बच्चों के रोजगार के लिए वहाँ संघर्ष कर सकता हो, मेहनत कर सकता हो, रोजगार खड़ा कर सकता हो, और आपके बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, आपके युवा साथियों के लिए, उनके लिए रोजगार, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े रोजगार लगवा सकता है। पढ़ा लिखा नौजवान, एक संस्कारी, एक सरल नौजवान आप लोगों के बीच में हो, आप उसे चुनिएगा। हो सकता है वो अमित चौधरी हो या मेरे अलावा मुझसे कोई ज़्यादा काबिल हो तो आप उसे चुनिएगा, लेकिन इस बार आप एक अच्छे व्यक्ति को, एक अच्छे नेता को चुनिएगा। आप पार्टी को, जाति को और क्षेत्र को, जातिवाद को, इन सबको नकार करके एक अच्छे व्यक्ति को चुनने का काम करेंगे तो क्षेत्र में पॉजिटिव काम होगा और अच्छा काम होगा। अभी आपने बताया कि जाति तो बाद में पूछते हैं, पहले मदद करते हैं। अभी हाल ही में पहलगाम में एक ऐसा अटैक हुआ है जहाँ जाति और धर्म पूछकर मारा गया है, उस पर आपको क्या लगता है? देखिए, जो पहलगाम में अटैक हुआ वहाँ हिंदू सनातनी परंपराओं के लोगों को, हिंदू समाज के लोगों को पूछा गया कि आप हिंदू हैं। और यह बात मैं नहीं कह रहा, उनकी सभी की पत्नियां जो वहाँ मौके पर, उनके बच्चे जो मौजूद थे, छोटे छोटे बच्चों ने नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर ये बोला कि उनसे पूछा गया जो हिंदू हैं वो अलग हो जाए, मुसलमान हैं वो अलग हो जाए, और फिर उनको धर्म पूछ के गोली मार दी गई। तो मुझे लगता है ये जो जिहादी मानसिकता एक ऐसे मजहब में जो पढ़ाई जा रही है मदरसों के, मस्जिद के माध्यम से, जो मस्जिद और मदरसे एक अच्छे कार्य को करने के लिए बनाए गए, वहाँ उसका दुरुपयोग वहाँ के कुछ मौलवी, कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोग करते हैं और उस विचारधारा को वो ऐसे आगे बढ़ाते हैं कि इस पूरी दुनिया में उनको इस्लाम काबिज करना है। तो वो गलत मानसिकता उन लोगों की
है। और पाकिस्तान में तो उनकी आर्मी, उनकी सरकार भी जिहादी मानसिकता की है। तो वहाँ तो आप देखिए, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जितना हिंदू था, आज लगभग इन्होंने सबको लगभग मार दिया। जो बचा वो भी बड़ा छुप के और बड़ा उत्पीड़न के साथ ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं और बड़ा जीवन उनका मुश्किल है। तो या तो उनको वहाँ मुसलमान बनना है या फिर उनको वहाँ पे अपने जीवन को ख़त्म कर देना है। वही कुछ मानसिकता के ऐसे लोग हिंदुस्तान में भी हैं जो इस मानसिकता को बढ़ाना चाहते हैं। और इस मानसिकता से ग्रसित, चाहे सरकार हो पाकिस्तान की, चाहे आर्मी हो, चाहे भारत के कुछ गद्दार हों, जो ऐसे लोग हैं तो वो गैर धर्म के लोगों को काफिर मानते हैं और उनको पूछ कर गोली मार देते हैं। आसाम के एक कोई विधायक हैं जिन्होंने ये कहा है पहलगाम में जो अटैक हुआ है वो इंडिया की एक रची रचाई साजिश है। मुझे लगता है आसाम का जो विधायक है और वो जिहादी मानसिकता का एक मुसलमान विधायक है, और वह भी उसी गंदी मानसिकता को, उस गंदगी को पढ़ के बड़ा हुआ है। लेकिन वहाँ के लोगों ने उसे विधायक बना दिया, किसी पार्टी से टिकट लिया होगा और वहाँ लोगों ने उसको वोट दिया और वहाँ मुझे लगता है उसकी जिहादी मानसिकता के लोगों ने उसका समर्थन किया होगा तो वो विधायक बना है। लेकिन ऐसी मानसिकता उसकी दर्शाती है कि भारत में रह के तुम भारत के लोगों के द्वारा विधायक बनाए जाते हो, भारत में तुमको नाम मिलता है, पैसा मिलता है, शोहरत मिलती है, और यहाँ का नमक खाने के बाद तुम पाकिस्तान की गुणगान करते हो। तो ऐसे लोगों को देशद्रोह की धारा लगा के जेल में डाल देना चाहिए, इनको भारत में खुला नहीं घूमना चाहिए। शोफिया कुरैशी ने भी तो अभी एक अटैक किया है, ऑपरेशन सिंदूर, वो भी तो मुस्लिम है, उन्होंने अपने ही लोगों को क्यों मारा है? देखिए, सोफिया कुरैशी या भारत में रहने वाले और भी मुसलमान हैं, अब्दुल कलाम साहब हैं, अशफाक उल्लाह खान थे जो क्रांतिकारी थे। तो ऐसे मुसलमान जो जिनके माता पिता, सोफिया कुरैशी तो भारतीय सेना में अधिकारी हैं, जिनके माता पिता बहुत हाईली एजुकेटेड थे, वो एक मदरसे और मस्जिद छाप इनमें नहीं पढ़े थे और इनकी जिहादी मानसिकता नहीं थी, कट्टर मानसिकता नहीं थी। तो कोई वैज्ञानिक हैं किन्हीं के पिता आप ये मानिए कि क्षेत्र में एक बड़े अधिकारी हैं, उनकी एजुकेशन का जो एक स्तर है वो बहुत ऊंचा है। तो उन लोगों को पता है कि एजुकेशन और पढ़ाई लिखाई के बाद इस देश में और दुनिया में मानवता सर्वोपरि है। तो मुसलमान ऐसा भी है इस देश में और दुनिया में कि जो मानवता को सबसे ऊपर रखता है, और इन जिहादी और कट्टरपंथी मानसिकता के लोगों के वो मुसलमान भी खिलाफ है। तो ऐसे मुसलमानों का हम सब सम्मान करते हैं, ये सब हमारे भाई, और ये मानवता के लिए, सनातन के लिए और इस्लाम के लिए भी यह लोग एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और आइडियल है। अभी कुछ विधायक ये भी बोल रहे हैं जब सोफिया कुरैशी जी ने वहाँ पर अटैक किया तो वहाँ पर भी दलित वाली बात आ गई है कि दूसरे विंग कमांडर और दूसरे जो एयरफोर्स वाले अधिकारी हैं उनको अटैक करने क्यों नहीं दिया, उन्हीं को ही क्यों करने दिया? नहीं, सोफिया कुरैशी जी को सिर्फ लीड करवाया गया है। एक ऑपरेशन के बाद जो लीड करा उन्होंने मीडिया के सामने बोलने के लिए कि हमारे ऑपरेशन में भारतीय सेना ने क्या क्या करा, और एयरफोर्स विंग में वो कर्नल हैं, तो उन्होंने अपनी एक जो विंग थी उनकी, जो हमारे ऊपर साइबर अटैक जो होना था, एक उसकी विंग को उन्होंने लीड किया। तो ऐसा नहीं है सोफिया कुरैशी ने अटैक किया, पूरी भारतीय सेना का सामूहिक प्रयास था, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन मिलिट्री, नौसेना, और उसमें बहुत सारे हज़ारों की संख्या में अधिकारी थे लगे हुए, पूरी सेना बॉर्डर पे थी, बड़े बड़े अधिकारी हमारे जो चीफ थे वो सब बॉर्डर पे थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी, रक्षा मंत्री भी लगातार, रक्षा विशेषज्ञ जो हमारे अजीत डोभाल साहब, तो ये सब लोग एक लगातार एक कांटेक्ट में थे, इनकी मीटिंग्स लगातार चल रही थी। तो सोफिया कुरैशी तो एक हमारी कर्नल है, जो प्रस्तुतिकरण था कि भारतीय सेना ने किस तरह से अटैक करा, उन्होंने वो रखा सबके सामने, मीडिया के सामने। कांग्रेस से राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं इंडियन आर्मी और एयरफोर्स से कि आपने कितने जहाज गिराए, कितने जहाज मारे, कहाँ कहाँ अटैक करा, ये सब मुझे बताओ। तो ये चीज़ उनको पूछनी चाहिए। मुझे तो लगता है राहुल गांधी जी को यह बात पाकिस्तान की आर्मी से पूछनी चाहिए थी कि तुम लोगों को हमने इतनी बुरी तरह पीटा, तुम लोगों के रावलपिंडी एयरबेस को हमने उड़ा दिया, जहां ये लोग परमाणु शक्ति संपन्न जगह थी, उस वाले एयरफोर्स को भी, इनके स्टेशन को भी उड़ाया गया, इनके हवाई अड्डे को। तो आप ये समझिए कि जब इनके इतने सारे हवाई अड्डे उड़ाए गए, उसके बाद लगातार इनके 100 मीटर अंदर तक इनके आतंकवादी अड्डों को नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उड़ा दिया। तो इतना बड़ा नुकसान और इतने भय के बाद, भयभीत होने के बाद, और इन्होंने जितने भी ड्रोन अटैक करे, जितने भी मिसाइल अटैक करे, उसमें से 99% अटैक हमारे S-400 ने, आकाश जो भारतीय निर्मित हमारा डिफेंस सिस्टम है उसने, और इजराइल से लिया हुआ स्पाइडर जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, इन लोगों ने उसको तबाह कर दिया। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं बहुत डरा हुआ था, और इतना अंदर तक घुस के जो मोदी जी ने मारा, उसके बाद जब ये लोग 10 मिसाइल छोड़ते तो मोदी जी ने इनके मिसाइल जो इनके शहरों पर छोड़े, उन्होंने वाकई में इनके सेनाओं के अड्डों को और हवाई अड्डों को निस्तनाबूद करा। तब पाकिस्तान के DGMO ने फ़ोन किया भारत के DGMO को, और ये युद्ध
रोका गया। रोका। तो ये जो युद्ध रोका गया है, तो क्या लगता है आपको, पाकिस्तान कहीं से छुप के वापस से प्रहार करेगा या परमाणु बम की सहायता लेके आगे बढ़ेगा? देखिए, पाकिस्तान की तो नीयत हमेशा से खराब रही है, और पाकिस्तान के अंदर इस समय तो जिहादी मानसिकता की सरकार है, तो पीठ में छुरा भोंकने का काम तो शुरू से इन लोगों ने किया है और ये आगे भी करेंगे। और भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सशक्त सेना, इतनी सशक्त है हमारी सेना कि इनके हर तरह के जवाब को, और ये परमाणु हमला भी करते हैं तो उसका जवाब कैसा होगा भारत का, उसका डिफेंस कैसा होगा, इस सब की तैयारी भारतीय सेना ने हमेशा की तरह कर रखी होगी। तो हम भारतीयों को बिल्कुल चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी लोग भारतीय सेना के साथ, अपने देश के मजबूत प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जो इंडियन आइडल रहे हैं और भी उच्च श्रेणी के, महाराणा सांगा जी, उनके बारे में लोग कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं। तो क्या लगता है आपको कि वो गद्दार है सच में? महाराणा सांगा हमारे लिए हमेशा से पूजनीय और हमारे देश के महापुरुष रहे और हमेशा रहेंगे। महाराणा सांगा के लिए जिन लोगों ने कहा गद्दार हैं, तो वो मुझे लगता है उन लोगों की रगों में हिंदू समाज का, सनातन समाज का डीएनए नहीं है। उन लोगों की रगों में भारत का डीएनए नहीं है। उन लोगों की रगों में एक जिहादी मानसिकता का डीएनए है। और जिन लोगों ने ये कहा, जिस सांसद ने ये कहा, मैं उसका नाम लिए बगैर कहना चाहता हूँ कि उस सांसद ने ये भी कहा मैं किसी धर्म को नहीं मानता। तो जब वो खुद ही बोलता है मैं नास्तिक हूँ, तो उसके लिए देश, धर्म, सनातन, संस्कार, देश के महापुरुष, उसके लिए सब शून्य है, बेकार है। और ऐसे लोग जो विचारधारा को हमारे शून्य करना चाहते हैं, सनातन पर आघात करना चाहते हैं, इसीलिए वो हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं। और राणा सांगा जी इतने बड़े योद्धा थे कि उनके तन पर 80 घाव थे। एक उनका हाथ उन्होंने खो दिया, एक आंख उन्होंने खो दी, तब भी वो युद्ध के मैदान में डटे रहे। और जिस इब्राहिम लोधी को हराने के लिए एक उस गद्दार सांसद ने कहा कि राणा सांगा गद्दार थे, उन्होंने बाबर को बुलाया, तो इब्राहिम लोधी को राणा सांगा जी खुद कई बार हरा चुके थे। जिस व्यक्ति को वो स्वयं हरा चुके थे, उसको हराने के लिए वो बाबर को क्यों बुलाते? उसके बाद बाबर जब भारत में आ गया, इब्राहिम लोधी को उसने भी हराया, तो बाबर को राणा सांगा जी ने कई बार युद्ध करके हराया। तो जिस व्यक्ति से राणा सांगा जी ने खुद स्वयं युद्ध करा, इब्राहिम लोधी को हरा दिया, तो उसको हराने के लिए उनको बाबर की ज़रूरत नहीं थी। और बाबर से मित्रता होती तो वो बाबर को युद्ध में क्यों हराते? बाद में बाबर से ही एक युद्ध के दौरान मुझे लगता है उनको बहुत, उनकी सेना चोटिल हुई और आघात हुआ। तो ऐसे व्यक्तियों के, महापुरुषों के ऊपर आघात करने का सीधा सीधा संदेश है भारतीय समाज को कहीं ना कहीं जाति में तोड़ना, भारतीय समाज में सनातनियों का मनोबल डाउन करना, उनका मनोबल गिराना और भारतीय संस्कृति पर आघात करके हिंदू समाज के लोगों को नीचा दिखाना। अभी इसका सबसे ज़्यादा विरोध जो किया है वो करणी सेना ने किया है, और मुझे लगता है कि अभी तक उन्होंने माफ़ी कबूल नहीं की है। तो आगे भविष्य में क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है करणी सेना ने अकेले विरोध नहीं किया, इस देश में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं ने। और करणी सेना के साथ बड़े बड़े हिंदूवादी संगठन भी थे, बड़े बड़े देशभक्ति संगठन भी थे जो देशभक्ति के लिए काम करते हैं। और महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा हमारे खाली क्षत्रिय समाज के लिए नहीं, हिंदू समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए, चाहे वो कोई भी वर्ग रहा हो, हर वर्ग के लिए वो महापुरुष पूजनीय है। तो हर समाज के, हर वर्ग के, हर हिंदू समाज के व्यक्ति ने ऐसे लोगों का विरोध किया, और तभी इतना बड़ा एक विरोध प्रदर्शन खड़ा हो पाया। और माफ़ी नहीं मांगने वाली बात तो ये है कि जिस इंसान की बुद्धि और ईश्वर ने हर ली हो, और उस इंसान के पास जब बुद्धि नहीं हो, विवेक नहीं हो, तो ईश्वर भी उसको फिर आगे का रास्ता नहीं दिखाते। और उसको आगे के रास्ते में आप देखिएगा इतनी कठिनाइयाँ आने वाली हैं। अगली बार जिस पार्टी के लिए ये काम करें, उस पार्टी को लोग, मुझे लगता है कि वोट नहीं देकर उसको हराने का काम करेंगे। अभी ये यहाँ तक तो आपने सारी चीज़ क्लियर कर दी। इसके बाद में हम वापस से पीछे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मुझे आप ये बताइए, हम अच्छे बुरे मुसलमानों की पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि किसी के माथे पर तो ये नहीं लिखा रहता कि ये बुरा हमारे साथ करेगा या बुरा है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। मुझे लगता है मेरे अनुभव के साथ, क्योंकि मैंने पिछले 20 वर्षों से हिंदूवादी संगठनों में काम किया, संघ परिवार में, बजरंग दल में, हिंदू जागरण मंच में, हनुमान सेना में, तो इन लोगों पर हमने बड़ी रिसर्च करी है कि जितना भी मुसलमान समाज का व्यक्ति अच्छे स्कूलों में पढ़ रहा होगा, अच्छी शिक्षा ले रहा होगा, अच्छी संगत में रह रहा होगा, अच्छी सोसाइटीज़ में रह रहा होगा, तो मुझे लगता है उनका कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश होता है अच्छी सोसाइटी के लिए, अच्छे मैनर्स के लिए, संस्कारों के लिए और मानवता के लिए। और जितना मुसलमान मुझे लगता है जिहादी मानसिकता के लोगों से पढ़ रहा होगा, मौलवी हैं, मुल्ले हैं, काजी हैं, इनसे जो शिक्षा ले रहे होंगे, दीन की शिक्षा,
जो शिक्षा इनके किसी काम की नहीं है, तो उस शिक्षा को लेने वाला जो मुसलमान है, जो बस्तियों में रह रहा है, जिसको यही नहीं पता अच्छा क्या है बुरा क्या है, जिसको यही नहीं पता कि तुम हिंदुओं का कत्ल कर दोगे तो लेकिन तुमको क्या जन्नत मिलेगी कि हूर मिलेंगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, फांसी की सज़ा मिलेगी या हमारे पुलिस की गोली मिलेगी या आर्मी की गोली मिलेगी। तो ऐसा मुसलमान जो आपको लगता हो कि जिहादी मानसिकता का है, इसकी बकरे जैसी दाढ़ी हो, जोकर जैसी टोपी हो और बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा हो, तो ऐसे मुसलमानों से आपको सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है, जिसके अंदर दूर से ही कट्टर जिहादी मानसिकता की झलक हमको दिखती हो। ऐसे मुसलमान से बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है आपको। तो अभी क्या लगता है आपके हिसाब से 2027 में आप विधायक का चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं पिछले 22 वर्षों से संघ परिवार में मैंने काम किया और एक छोटे से दायित्व से, नगर के दायित्व से, मैंने बजरंग दल से, फिर मैंने एक अपने संघ परिवार के एक जिले के दायित्व से, प्रांत के दायित्व से और प्रदेश के दायित्व तक गया और राष्ट्रीय टीम की कई इकाइयों में भी रहा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठनों में मैंने बहुत लंबे वर्ष तक काम करा। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ, प्रदेश में काम कर रहा हूँ और ब्रज क्षेत्र में मैंने बहुत सारे युवा अपने संगठन को दिए, हिंदुवादी संगठनों में बहुत सारे युवा नेता मैंने खड़े करे। तो आज वो इतना बड़ा जो मेरा कार्य है 22 वर्षों का, और एक हनुमान सेना हम सब लोग मिलकर चलाते हैं और उस हनुमान सेना के अंदर भी जो लगातार हनुमान सेना में हिंदू योद्धाओं की जो भर्ती है हम लोगों ने करी है, तो आसपास के जिले मथुरा हो, भरतपुर हो, उत्तर प्रदेश के बाहर भी धौलपुर हो, ग्वालियर हो, इधर एटा हो, मैनपुरी हो, फिरोजाबाद हो, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, तो यहाँ हज़ारों की संख्या में युवा हनुमान सेना से भी जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि हम लोगों की विचारधारा हमारे डीएनए में सनातन की विचारधारा है, तो भारतीय जनता पार्टी और फतेहपुर सीकरी में पिछले 2 वर्षों से मैं 250 छोटे और बड़े जितने गांव हैं, 250 गांव में मैंने जाने का काम किया है। किसी गांव में तो मैं 10 से 12 बार भी जा चुका हूं और मुझे लगता है कि 30,000 से ज़्यादा लोगों के सीधे संपर्क में पिछले 2 साल में हम लोग फतेहपुर सीकरी विधानसभा में आए हैं, जो मुझे अपने परिवार के बेटे के रूप में मानते हैं, भाई के रूप में मानते हैं और उनके सुख दुख में, उनके शादी विवाह के निमंत्रण में हम लोग जाते आते रहते हैं। एक बहुत बड़ी उत्तर भारत की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा भी मैंने 6000 गाड़ियों के साथ निकाली थी और इस बार भी 15 अगस्त को, क्योंकि भारतीय सेना के सम्मान में, देश के सम्मान में, हम लोग भारत की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा 21,000 मोटरसाइकिलों के साथ निकालने का प्रयास कर रहे हैं और उसको निकालने के बाद भारतीय सेना को हम लोग सलामी देंगे। तो जब इतना बड़ा जन समूह मेरे साथ खड़ा हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने सर्वे में, अपने जितनी प्राइवेट कंपनी एजेंसियां उनके सर्वे में, सरकारी एजेंसियां उनके सर्वे में, अगर कहीं भी सर्वे कराएंगी तो अमित चौधरी नंबर 1 पे आएगा, मेहनत के दम पर, व्यवहार के दम पर और सक्रियता के दम पे। और हज़ारों लाखों युवा जो मुझसे हर जिले में जुड़ा हुआ है, तो 60 से ज़्यादा विधानसभाओं में हमारे कार्यकर्ता हैं, मेरे स्वयं के, मेरे परिवार के, मेरे मित्र, मेरे भाई और हनुमान सेना के और भाजपा युवा मोर्चा के भी, तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो अगर भाजपा मुझे टिकट नहीं देगी तो मुझे लगता है कि फिर किसको टिकट देगी। मान लीजिए यदि आपको बीजेपी से टिकट नहीं मिली, तब आप क्या एक्शन लेंगे? अगर ऐसा होता है अंतिम समय पे मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलता है, तो मैं फतेहपुर सीकरी विधानसभा में एक बड़ी जनसभा बुलाऊंगा, जिसमें फतेहपुर सीकरी विधानसभा के प्रत्येक गांव से हजारों की संख्या में मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई रहेंगे और उत्तर प्रदेश के हर प्रत्येक जिले से हमारे जितने भाई, कार्यकर्ता, हिंदू समाज के योद्धा और मेरे मित्र, मेरे परिवार के लोग, सभी को एक बड़ी जनसभा के रूप में 1-1.5 लाख लोग मैं बुलाकर उन सब से मैं पूछूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए और वह सभी लोग अगर मुझे आदेशित करेंगे कि तुम निर्दलीय लड़ो, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारे मन में और हमारे दिल में, डीएनए में हिंदू समाज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा है, तो फिर मैं निर्दलीय लड़ने का काम भी करूँगा। अगर मुझे लोग कहते हैं, अगर मुझे लोग, वहाँ के लोग निर्देशित करते हैं, आदेशित करते हैं, तो मैं निर्दलीय भी लड़ूंगा। क्योंकि 5 साल पहले से जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं और जितनी मेहनत हम लोगों ने हिंदू समाज के लिए, अपने विचार के लिए, विचारधारा के लिए, भाजपा के लिए भी हमने करी है और फतेहपुर सीकरी के लोगों की सेवा जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, तो बैठने का तो कोई मन नहीं है और अगर लोग कहेंगे तो मैं चुनाव ज़रूर लड़ूंगा। तो अभी आप कैसे, मतलब आप लोगों के यहाँ जाते होंगे फतेहपुर सीकरी हर गाँव में, तो वहाँ के लोगों का कैसा प्रेम है आपके प्रति? मतलब कैसे कहते हैं आओ बेटा बैठो, चाय पानी की पूछते होंगे, कभी कभी रात हो जाती होगी तो खाने के लिए भी पूछते होंगे, तो आप क्या करते हैं? वहाँ के लोगों का प्रेम तो इसी बात से दर्शाया जा सकता है आपकी नज़र में
कि प्रतिदिन के मुझे 20 से ज़्यादा निमंत्रण फतेहपुर सीकरी विधानसभा के गाँव से मिलते हैं। और जब मुझे हर गांव में किसी के यहाँ कोई शादी है, डस्टोन है, बेटे का जन्मदिन है, यहाँ तक कि किसी के पिता गुजर गए हैं, किसी की माँ गुजर गई, किसी की दादी गुजर गई, तो वह लोग भी मुझे निमंत्रण देते हैं कि साहब हमारे यहाँ कार्य जो होगा 13वीं का वहाँ पर आपको आना है। या मुझे सूचना मिलती है कि फलाने के यहाँ कोई देहांत हुआ है तो उनके यहाँ मुझे बैठने जाना है। किसी की शादी के प्रतिदिन 8 से 10 निमंत्रण हम मुझे फतेहपुर सीकरी विधानसभा से रहते हैं। तो मैं तो ये अपने ऊपर एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मानता हूँ। और जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो वो लोग मुझको आशीर्वाद देने के लिए पूरे मन से वहाँ बिठाते हैं। और मुझे लगता है कुछ लोग मुझे ज़्यादा प्रेम की वजह से ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन मैं लेता नहीं हूँ। उनको ये महसूस होता है कि हमारे घर का ही बेटा है और उन्हीं की तरह, एक साधारण घर की तरह ही मैं वहाँ बैठता हूँ। उन्हीं के बेटे की तरह, उन्हीं के भाई की तरह, भतीजे की तरह वहाँ मेरा व्यवहार रहता है। उनके सहयोग में भी मैं कभी कभी लग जाता हूँ। तो उनको किसी को भी, किसी भी परिवार को, यहाँ तक कि कितना भी कमज़ोर गरीब से गरीब परिवार हो, उनको कभी मेरे जाने से असहज महसूस नहीं हुआ। उनको यही लगा कि हमारे घर का बेटा आज हमारे यहाँ आया है। और कहीं ना कहीं जीवन में मैं उनको एक ऐसा विश्वास दिला के आता हूँ कि आगे जीवन में आपकी मदद करेंगे, आपसे जुड़े रहेंगे। और जब वो मुझे कभी याद भी करते हैं तो उस विश्वास पर मैं खरा उतरता हूँ। तो वहाँ के लोग ये भी तो बोलते होंगे कि नेता तो एक बार बनने के बाद में लोगों को भूल जाते हैं। हाँ। यदि मान लीजिए आप अपकमिंग सेशन में विधायक बन जाते हैं तो क्या आप भी ऐसे ही करेंगे कि लोग आपसे मदद मांगेंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा कि 30,000 परिवारों से मैं सीधे वहाँ जुड़ा, तो मैं हर परिवार में एक वचन दे के आता हूँ। और ये मैं आपसे कैमरे के माध्यम से आपके कह रहा हूँ, और फतेहपुर सीकरी का हर परिवार ये बात जानता है। मैं जब वहाँ से आता हूँ तो उनको एक वचन दे के आता हूँ कि बाबूजी या जो भी मेरे बड़े भाई वहाँ पर बैठे होते हैं, जितने बुजुर्ग वहाँ बैठे होते हैं, परिवार के सदस्य, सभी को बोलता हूँ हमेशा कि मेरे व्यवहार में और मेरी मेहनत में जीवन में आप कभी अंतर नहीं पाओगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा काम अगर मैं कोई करूँगा तो अपने व्यवहार के ऊपर करूँगा, कि मेरे मन में ऐसी कोई कुरीति ना आ सके कि मेरा व्यवहार आप लोगों के प्रति बदल जाए। आप लोग अगर मेरी ताकत समय के साथ बढ़ाते हैं, राजनीतिक मेरा कद अगर आप लोग बढ़ाते हैं, तो मेरा व्यवहार आप लोगों के प्रति ना बदले। सबसे ज़्यादा मेहनत मैं इसी काम पर करूँगा, अपने दिमाग पर करूँगा। तो उन लोगों को जब मैं ये बोलता हूँ कि ऐसा मेरे जीवन में ना व्यवहार बदलेगा ना मेहनत बदलेगी, तो उन लोगों को एक विश्वास कायम होता है। और वो पिछले 2 साल से विधानसभा में लगातार महसूस भी कर रहे हैं। तो अभी फिर मान लीजिए आप विधायक बन गए या और इससे ऊपर किसी पोस्ट पर आ गए, तो आप क्या नया करेंगे लोगों के लिए, जो मन में उनको लगे कि हाँ, जो बीते हुए राजनीति काल में नहीं हुआ तो आपने उसमें क्या चेंजेस करे हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि विधायक बनने के बाद या राजनीति में कोई कद बढ़ जाता है किसी व्यक्ति का, तो वो ऐसा क्या करेगा जो पुराने लोग नहीं कर पाए। देखिए, पुराने सभी लोगों ने अपना अच्छा प्रयास किया और हमारे सभी सम्मानित नेता हैं जो क्षेत्र में है, और क्षेत्र के नेताओं ने जो प्रयास किया उसका उनको परिणाम, उसका सम्मान क्षेत्र के लोगों ने दिया भी। अगर क्षेत्र मुझे बड़ा आशीर्वाद देता है और मैं किसी पद पे जाके या वहाँ पोजीशन पे जाके बैठता हूँ, तो सबसे बड़ा काम मैं क्षेत्र के लिए शिक्षा, जिसके माध्यम से गरीब का बच्चा भी एक IAS, IPS या SDM बन सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बजट, एक बड़ा सुधार और एक बड़ी ऐसी कार्य प्रणाली मैं चाहूँगा मेरी विधानसभा में हो कि वहाँ के सरकारी स्कूल भी CBSE बोर्ड के स्कूलों को टक्कर दें, और CBSE बोर्ड के स्कूल्स की भी जो फीस हो उसे मैं कम कराने का प्रयास करूँगा। क्योंकि एक अच्छी, एक गुणवत्ता वाली शिक्षा वहाँ के गरीब किसानों के बच्चों को मिल सके, मजदूरों के बच्चों को मिल सके, ताकि वो भविष्य में बहुत आगे जाएं और तरक्की करें। दूसरा बड़ा काम मुझे लगता है कि मैं अपने बुजुर्गों के लिए और क्षेत्र में अपने लोगों के लिए चिकित्सा का करूँगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं। तो एक बहुत अच्छे जिले के स्तर के जो हॉस्पिटल्स होते हैं या मेट्रो सिटीज़ के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, तो शिक्षा के बाद चिकित्सा की उनको अच्छा एक मुफ्त में एक बेहतर इलाज मिल सके, ताकि, क्योंकि जीवन में 2 चीज़ सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगती है, शिक्षा और एक चिकित्सा। तो जब अच्छा इलाज वहाँ के लोगों को मिलेगा तो उनको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज वहाँ से लोगों को इलाज कराने के लिए भरतपुर या आगरा भागना पड़ता है, तब तक बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी रास्ते में ख़त्म हो जाती है और वो देहांत हो जाता है उन लोगों का। तो मुझे लगता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा काम करेंगे, और उसी के साथ साथ गरीब, किसान, मजदूर और कमज़ोर वर्ग को उठाने के लिए, अपने युवा साथियों को उठाने के लिए अपनी विधानसभा में एक बड़ा रोजगार खड़ा करने का काम करूंगा। एक लेदर पार्क की समस्या है जो मायावती के शासन में 500 बीघा जमीन हमारी सरकारों ने ले ली थी, आज तक उस पर लेदर पार्क नहीं बना। अगर बन जाता तो दुनिया से अंग्रेज और बहुत सारे विदेशी लोग वहाँ जूता खरीदने आते, बड़े बड़े व्यापारी वहाँ पर होटल्स बनाते, और फतेहपुर सीकरी में एक बड़ी आय
खड़ी हो जाती और बहुत सारे युवाओं को वहाँ रोजगार मिलता, और युवाओं के अलावा बहुत सारे कारीगरों को, मजदूरों को, श्रमिकों को वहाँ रोजगार मिलता। एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम अगर विधानसभा में बन जाए तो आप देखिए, हमारी विधानसभा से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी, बहुत सारे खिलाड़ियों ने देश में नाम भी कराया, तो खिलाड़ी निकले हैं। एक सैनिक भर्ती बोर्ड बन जाए, एक आर्मी स्कूल बन जाए, एक सैनिक स्कूल बन जाए, तो जहाँ से जो निकल रहा है अगर वो सुविधाएं एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के रूप में खिलाड़ी को वहाँ मिल जाएंगे तो बहुत सारे खिलाड़ी वहाँ से निकल के जाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। तो ये प्रमुख मेरे विचार हैं जो मैं क्षेत्र के लिए रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा में काम करना चाहूँगा। अभी हाल ही में फतेहपुर सीकरी विधानसभा से विधायक इस समय पर हैं, तो उनकी तरफ से जब आप उनके गांव में, या अभी ऐसा रहता है कि कोई जब हमारी तरफ आ रहा होता है तो उनके साइड से क्या नेगेटिव पॉइंट्स आपको देखने को मिले हैं अभी तक, कि कहीं आपको रोक दिया हो, कहीं बैरियर ऐसा कुछ कह दिया हो कि आप हमको कॉम्पिटिट करने आ रहे हैं तो आप यहाँ से वापस चले जाओ या अंदर मत आओ? नहीं, ऐसा तो मुझे लगता है कि मेरे लिए आशीर्वाद सभी लोगों का है, और जो वर्तमान विधायक है वो भी बहुत सम्मानित है हमारे क्षेत्र के, हमारे समाज के, एक बहुत सीनियर और बुजुर्ग लीडर है, बहुत सम्मानित है। तो उनके द्वारा या उनके किसी परिवार के सदस्य के द्वारा तो ऐसा कोई काम नहीं है। और अगर समाज में मुझे लगता है कि मेरे विरोध में कोई भी नहीं है, सब लोगों का आशीर्वाद है। अगर कुछ लोग विरोध में भी हैं तो वो पीठ पीछे अगर कुछ कहते हैं तो इन सब चीज़ों पर मैं कभी ध्यान नहीं देता। और हम लोगों को अपना काम जो हमने ठाना विधानसभा में, चाहे वो किसी का भी गाँव हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी पहुंच वाला आदमी हो, अगर हमने कुछ ठाना है तो उस काम को जरूर करते हैं। इस पूरे भारत में कोई ऐसा नहीं है जो अमित चौधरी को रोक पाए। क्या मीडिया आज़ाद है या वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के चंगुल में फंसी हुई है? या जो लोग पॉलिटिकल्स कहते हैं कि आप ऐसा छापो अखबार में या ये वाली न्यूज़ टेलीकास्ट करो, तो ये लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा सवाल आता है। देखिए, हम उस दौर में रह रहे हैं जहां सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हर युवा के पास, हर व्यक्ति के पास फ़ोन में है, एक्सेस है, देखने के लिए भी है और डालने के लिए भी है। तो मीडिया आज के टाइम में मुझे लगता है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया भी है, वही चीज़ों को ज़्यादा ट्रेंडिंग में लेकर आती है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में होते हैं या वायरल हो रहे होते हैं। तो मीडिया बहुत ज़्यादा तो मुझे लगता है इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि सरकारें होती हैं, इनकी पॉलिसीज़ होती हैं, इनके अंडर में ये चीज़ें आती हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस तो हर सरकार जब भी कोई बनती है तो मीडिया के ऊपर रहता है और थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है। आज के समय में पॉलिटिक्स में एंट्री लेने के लिए बहुत संघर्ष है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है ये बात कहाँ तक सत्य है? देखिए, युवाओं के लिए हर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा संघर्ष है, और हर क्षेत्र में आगे जाने के लिए उन्हें हमसे आगे खड़े हुए बहुत सारे टैलेंटेड लोग, हम लोगों को उन टैलेंटेड लोगों को पीछे छोड़ना होता है और फिर आगे अपना स्थान बनाना होता है। तो बहुत बड़ा संघर्ष है। और दो पंक्तियां मुझे इन संघर्ष पे याद आती है कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, वह भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो या तो उन्होंने अपने प्रोमिसेस तोड़ दिए होंगे या फिर युद्ध का मैदान छोड़कर वो भाग जाएंगे। तो युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वह भी बड़े अभागे होंगे। तो युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, और जो लोग युद्ध लड़ेंगे, जो लोग संघर्ष करेंगे, वही आगे की पंक्ति में खड़े होंगे। बिना संघर्ष के, बिना युद्ध के कोई भी जगह, स्थान, कोई भी व्यक्ति आपको नहीं देगा, ना अपनी जगह कोई स्थान देगा, ना उस स्थान पर आने देगा। तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। उस मेहनत के आधार पर ही आप अपना स्थान बना पाएंगे। कोई शॉर्टकट इस दुनिया में नहीं है बिना मेहनत के। लोग बाग बीजेपी पार्टी को एक फ्रॉड पार्टी बताते हैं। हाँ, जो भी पैसा आता है पार्टी के पास में, वो बिना बताए कहीं भी गायब हो जाता है। विपक्षी दल हैं, विपक्षी पार्टी हैं जो अंधभक्त कह के नारे लगाती हैं। तो अंधभक्त आखिरकार है कौन? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी लोग ऐसी विचारधारा को रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बारे में नेगेटिव थॉट्स या एक मोमेंटम सेट करने का काम करते हैं, तो वह लोग इस देश की जनता के द्वारा नकारे हुए लोग हैं। और उन लोगों को इस देश की जनता ने एक पूर्ण बहुमत के साथ पिछले कई वर्षों से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। तो जनता ने बनाया, जनता ने अपने वोट से बनाया, मेजॉरिटी से बनाया। तो जनता जिसको मेजॉरिटी में चुन के ला रही है, तो उसको गलत तो हम और आप या कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता। और हम सब लोग तो भारतीय जनता पार्टी के एक वफादार कार्यकर्ता हैं और अपनी पार्टी की नीतियों के साथ हमेशा खड़े हुए हैं। और जो लोग कहते हैं कि अंधभक्त हैं कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अंधभक्त तो ये लोग इसलिए कहते हैं कि कार्यकर्ता का एक मनोबल डाउन हो, एक मॉरल डाउन हो। राजनीति में से छींटाकशी चलती है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जिन पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक नहीं बदले गए,
आप कांग्रेस को देखिए कि नेहरू परिवार में से, गांधी परिवार में से वो कांग्रेस आज तक बाहर नहीं निकल पाई, और उनका अध्यक्ष भी उस परिवार से बनता है। पहली बार एक बाहर के अध्यक्ष को इन्होंने बनाया, वो भी एक रोबोट के रूप में। तो वह पार्टियां हम लोगों को अंधभक्त कहती, यह पार्टियों के कार्यकर्ता मुझे लगता है गुलाम है, कि एक परिवार की गुलामी करते करते इनको 70 साल हो गए और ये उस गुलामी से बाहर नहीं निकल पाए। और हमारे देश में तो आज अगर हमारी पार्टी के नेता भी कोई गलत पॉलिसी पे वर्क करते हैं तो हमारे लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उस पॉलिसी का विरोध करने लग जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का और देश के लोगों का एक सीधा सा मत है कि जो देश हित में बात करेगा, जो सनातन हित में बात करेगा, जो हिंदू हित में बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। योगी मॉडल को हर व्यक्ति अपने शहर में चाह रहा है, उनके अंदर ऐसी क्या खासियत है? क्योंकि नेता नगरी तो सभी लोग कर रहे हैं, डिफरेंट क्या है उनमें? देखिए, योगी जी के अंदर एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो अपनी प्रदेश के क्राइम के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति को सिर्फ बोलते नहीं है, ज़मीन पर भी उतारने का काम करते हैं। आपने देखा भी होगा, कोई गुंडा बदमाश हमारी किसी बहन को, माँ को, बेटी को छेड़ता है तो दूसरे दिन ही उसके पैर में गोली मारकर उसको जेल भेज दिया जाता है। कोई गुंडा बदमाश कोई लूट डकैती या कोई ऐसा काम करता है, क्राइम करता है, हीनियस क्राइम, तो दूसरे दिन एनकाउंटर में अखबार में खबर आती है कि इसकी एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। लेकिन विपक्षी पार्टी तो ये बोल रही है कि बीजेपी आने के बाद में तो क्राइम रेट ज़्यादा बढ़ गया है। नहीं, ये तो आप और हम और क्षेत्र का माहौल और पब्लिक आपको बता सकती है कि पहले उन सरकारों में कितनी गुंडागर्दी थी, बहन बेटियां घर से बाहर सुरक्षित नहीं निकल पाती थी, लोग अपना पैसा लेके, जेवर लेके या खाली प्लॉट को छोड़ नहीं पाते थे, निकल नहीं पाते थे। तो आज भाजपा की सरकार में कितना हम लोग ऐसे वातावरण में, माहौल में जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जहां बिल्कुल भय मुक्त, गुंडों से मुक्त और बदमाशों से मुक्त, माफिया से मुक्त क्षेत्र का वातावरण है। गुंडे बदमाश इस प्रदेश में पनप नहीं पा रहे, दूसरे प्रदेशों में भाग गए और योगी जी उनका एनकाउंटर तो करवा ही रहे हैं, साथ में उनके घर पर भी बुलडोजर चलवा रहे हैं। जिस पैसे के लिए लोग क्राइम करते हैं उस पैसे से भी इनकी कमर तोड़ रहे हैं। इतना व्यस्त रहने के बाद में आपका जो डेली का लाइफ स्टाइल है वो आप कैसे मैनेज करते हैं? कैसे खाना खा पाते होंगे? इतना व्यस्त रहने के बाद लोगों के फ़ोन्स कॉल भी आते होंगे, लोग घर पर भी आते होंगे, ऑफिस पर भी आते होंगे, एक चिड़चिड़ापन महसूस होता होगा, क्या मैं कहाँ फंसता जा रहा हूँ दिन भर दिन? नहीं, फंसने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जिन लोगों के लिए इस क्षेत्र में, समाज में हम लोग आशीर्वाद लेने उतरे हुए हैं इतने वर्षों से, अगर वो लोग हमको आशीर्वाद देने ऑफिस पे आते हैं, क्षेत्र में आते हैं या कहीं मिलते हैं, या 2000 से ज़्यादा प्रतिदिन मेरे पास कॉल भी आते हैं, कोशिश करता हूँ सबका उठाऊँ, लेकिन 400, 500, 600 कॉल ही उठ पाते हैं। दूसरे दिन उनको कॉल बैक करने का प्रयास करते हैं। और मैंने अपने एक कार्ड पर भी 5 फ़ोन नंबर्स डाले हुए हैं, इसीलिए क्योंकि उन लोगों को असुविधा ना हो फ़ोन करने में। तो 5 फ़ोन नंबर्स मेरे भाई के, मित्र के, हम जो करीबी 5-6 लोग हैं, उन सबके फ़ोन नंबर्स हमने डाले हुए हैं। और जब कोई आता है तो उसे परिवार की तरह रिस्पेक्ट, उनको, हम लोगों को चाय, कॉफ़ी, नाश्ता हम लोग देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जिस तरह से जब हम उनके यहाँ जाते हैं, जो हमको वो रिस्पेक्ट देते हैं, वही रिस्पेक्ट हम उनको लौटाने का प्रयास करते हैं। और जब भी कोई आता है तो हम एक ही चीज़ सोचते हैं कि हम जिस कार्य को कर रहे थे, आज अगर ये हज़ारों लोग या सैकड़ों लोग आ रहे हैं तो ये हमारी एक सफलता है और उसको सरमाथे से लगाने की ज़रूरत है। पूरे मन से और खुश मन से, अच्छे दिल से उनका स्वागत करने का काम हम लोग करते हैं। आने वाले समय में बाकी जो पार्टियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी या बराबर टांग खींचती रहेंगी बीजेपी पार्टी की? नहीं, कोई पार्टी ख़त्म हो जाएगी ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। और विपक्ष में और पक्ष में टांग खींचने का एक सिलसिला तो ज़िंदगी भर चलेगा। कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है। और एक राजनेता के रूप में मैं ये मानता हूँ कि विपक्ष का होना भी एक सत्ता में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी पार्टी को या किसी भी व्यक्ति को अगर हम लोग होल पावर दे देते हैं तो हो सकता है कुछ कुरीतियाँ ऐसी मन में आ जाए तो उनको सही गलत का एहसास होना बंद हो जाए। तो विपक्ष होना भी बहुत ज़रूरी है देश के अंदर, और विपक्ष हमेशा रहेगा। जब कांग्रेस की सत्ता थी इतने वर्षों से, तब भी विपक्ष था, और आज भाजपा की सत्ता है तब भी विपक्ष है। तो किस पार्टी का नेता किस तरह से काम करता, कल हो सकता है आने वाले समय में कोई नेता निकल कर आए या इन्हीं में से कोई नेता बहुत अच्छे विचार को लेकर काम करे या देशभक्ति को लेकर देश के लिए कोई बहुत बड़ा काम करे, तो लोग उनके साथ हो जाएंगे। तो ये तो राजनीति है। जो लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, जो अपना जीवन जी रहे हैं, लोगों का कहना है वो केवल जातियों के हिसाब से एक वोट बैंक है। जो दलित समाज है वो दलित पार्टी के नेता को वोट देता है, जो उससे अपर समाज है वो उस पार्टी के नेता को वोट देता है। तो क्या केवल जनता एक वोट बैंक ही बनकर रह जाएगी, इससे आगे भी बढ़ पाएगी? देखिए, मैंने आपको यही कहा था, पहले जो राजनीति थी उसमें जाति का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ करता था। आज मुझे लगता है जाति से भी बड़ा मुद्दा देशभक्ति और सनातन और हिंदू समाज का है।
और ये मुद्दा नहीं है, हमारी आस्था है। तो देश हमारी आस्था का विषय है, हिंदू समाज, सनातन समाज हमारी आस्था का विषय है। एक जाति पर लोग अपनी गर्व कर सकते हैं, हम किस जाति में हमारा जन्म हुआ, लेकिन मुझे लगता है देश और सनातन आज जाति से बड़ा विषय है और आस्था का विषय है। तो देश आज सनातन के लिए और देशभक्तों की एक बहुत बड़ी सेना देश के अंदर तैयार है। तो ऐसी पार्टी को वोट देने का काम कर रहे हैं जो देशभक्ति की बात करती है, देश हित में बात करती है। तो समय बदल रहा है और जाति का मुझे लगता है प्रकोप जो है राजनीति में वो कम होगा। भारतीय जनता पार्टी का क्या रोड मैप है इस देश के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सीधा और सरल रोड मैप है कि इस देश में, इस देश की जीडीपी को बहुत आगे ले जाना, देश के लिए, युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा विकसित देश बनाना। मोदी जी ने कहा भी है कि 2045 तक हम इस देश को सबसे नंबर 1 पर विश्वगुरु बनाने का प्रयास करेंगे और 2035 तक उसकी एक झलक हम दिखा भी देंगे। तो अगले 10 वर्षों में इस देश को एक डेवलप्ड कंट्री, इस देश को एक विकास के ओर आगे बढ़ाना और देश में बड़े बड़े शिक्षण संस्थान, बड़े बड़े एम्स बनाना और अपनी फौज को, अपनी मिलिट्री को बहुत मजबूत करना। और सबसे बड़ी बात, हमारी हिंदू और सनातन विचारधारा का सम्मान हमेशा बरकरार रहे, उसकी चिंता करना। हमारे देश की एक समानता का अधिकार हर नागरिक को मिले, उसकी चिंता करना। देश में समरसता का भाव रहे, इक्वालिटी का भाव रहे, उसकी चिंता करना। और आपने देखा भी होगा, एक समानता का बिल हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं और एक कॉमन सिविल जो कोड आने वाला है, या आपने देखा हो एक देश एक राष्ट्र एक चुनाव के ऊपर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। तो मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा सीधा सिद्धांत है, जिस रास्ते देश को हम विश्वगुरु बना पाए, भारत माता को परम वैभव पर पहुंचा पाए, ऐसे कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे कि यदि आपको ये पावर दे दी जाएगी, बीजेपी पार्टी में से आपको किसी एक ऐसे व्यक्ति को उठाना है जो गलत काम कर रहा है, तो आप किसको उठाना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी नहीं, किसी भी पार्टी में हमेशा लोगों की ज़रूरत ही होती है और जितने भी कार्यकर्ता आ जाए कम ही लगते हैं। तो मेरे संज्ञान में या मेरे दिल में या दिमाग में कभी कोई ऐसा नाम किसी पार्टी के लिए नहीं आता, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि विपक्ष में भी जितने लोग काम कर रहे हैं वो हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर हमारी तरफ आ जाएं। तो ये तो भोलेनाथ की, महादेव की बारात है, यहाँ तो अच्छे बुरे सभी तरह के लोग सबको चाहिए, और बुरे आएंगे तो वो यहाँ पे विचारधारा से प्रभावित होकर अच्छे हो जाएंगे। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मैं निकालना चाहूँगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी मैं बुराई करना चाहूँगा। सभी लोग अपने अपने स्तर से अच्छा काम कर रहे हैं। आपने अपने इस बहुत ज़्यादा व्यस्त शेड्यूल से समय निकाला यहाँ आने के लिए, आप अब बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। मैं भी अनंत भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी अनंत की बातें अनंत ऊंचाइयों तक एक दिन पहुँचें और हम और आप लोग एक बार दोबारा जी ऊंचाइयों पे पहुंचने के बाद मैं आपसे मिलूं और आपके पॉडकास्ट में मैं फिर से एक इंटरव्यू देने आऊं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा सभी की तरफ से आपको राम राम। राम।